बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अब्दुल्ला चीमा और आप देख रहे हैं हमारा आज का व्लॉग द एंटीडोट। सबसे पहले माजरत कि हम 4 दिन के गैप से आ रहे हैं। 4 दिन कुछ मसरूफियत थी, कुछ इस तरह की मसरूफियत थी, पूरी टीम की मसरूफियत थी, मेरे अकेले की नहीं थी। आपको पता है रमज़ान भी चल रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे हो गई। तो इंशाल्लाह इसको हम हर रोज़ कंटिन्यू करेंगे और कोशिश किया करेंगे कि दिन में 2 व्लॉग भी हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और जो रियल इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए अगर आप रोज़ का एक एक वीलॉग करते हैं तो सबसे पहले तो मैं अपने व्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमें इतना टाइम दे रहे हैं और हमें इतनी सजेशंस दे रहे हैं। देखिए, आपको सजेशन वही देता है जो आपको सुनता है या जो आपको देखता है, और वही देता है जो आपके इस प्लेटफॉर्म के साथ काफ़ी कंसर्न शो करता है। जो सजेशन जब देता है तो वो मतलब आपके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर आदमी है, आपका सिंसियर व्यूअर है। तो उसमें काफ़ी सारे सजेशंस हैं जिसमें हम बाकायदा पूरी टीम मिलकर बैठ कर उसको डिस्कस करते हैं। तो उसमें एक सजेशन आई थी हमें कि आप अपना कंटेंट एक ही रखें, आप अपना डिफरेंट कंटेंट ना रखें, उससे आपको व्यूअरशिप नहीं मिलेगी। तो हमने पहले दिन बताया था कि हमारा जो वीलॉग करने का मकसद है वो व्यूअरशिप से बहुत आगे का है, हम एक कॉज को लेके चल रहे हैं। अगर हम एक ही कंटेंट को रख के करेंगे तो वो एक रवायती सा वीलॉग हो जाएगा, जो शायद मुझे लगता है शायद व्यूअरशिप ग्रैब करने के लिए किया जाता है, आपके मामला को एड्रेस करने के लिए या उनका सोल्यूशन देने के लिए नहीं किया जाता। ये मेरा ख्याल है। तो उसमें हमने यही जैसा पहले दिन बताया था कि हमारे वीलॉग के बहुत सारे सेगमेंट हुआ करेंगे। इसमें ये वीलॉग भी होगा, इसमें पॉडकास्ट कम वीलॉग भी होगा, इंटरव्यूज करेंगे बहुत से लोगों को और इंशाल्लाह इस ईद से हम उसको शुरू कर देंगे। उसके बाद दोस्तों का गपशप कॉर्नर भी होगा जहां पूरी टीम को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, पूरी टीम क्या सोचती है किसी मैटर को लेकर उसके ऊपर डिस्कस किया करेंगे। तो सोशल ज़्यादा हमारा कंसर्न होगा, सोशल हमारे जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, बहुत से टैबूज बने हुए हैं और बहुत सी चीज़ें जिनको कोई एड्रेस नहीं करता, एड्रेस करते हुए डरते हैं लोग उनको, या लोग उनको इसलिए एड्रेस नहीं करते कि हमें व्यूशिप नहीं मिलेगी, ये तो फजूल टॉपिक है। तो हम तो इंशाल्लाह हर जो है सेगमेंट ऑफ लाइफ जो है उसको डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर वीलॉग करेंगे। व्यूशिप देना आपका काम है। आप इंशाल्लाह, आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यकीन है तो आप हमारा हर कंटेंट देखेंगे। हमारा वीलॉग बताया ना कि रवायती वीलॉग नहीं, ये प्योर जर्नलिस्टिक वीलॉग है जिसमें प्रॉपर हर चीज को एज ए जर्नलिस्ट जो है वो एड्रेस किया जाएगा। तो देखते हैं जी, आज के टॉपिक हम 4 दिन के बाद आए हैं तो देखें तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की बहुत शदीद किस्म की लहर शुरू हो चुकी है। पिछले 10 दिन के अंदर पाकिस्तान में 4 दहशतगर्दी के वाकयात हो गए हैं, जिसमें 2 तो सिर्फ आज हुए हैं। और अगर इनकी कड़ी को जोड़ा जाए तो देखें, जिस दिन से भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का तजर्बा किया है उस दिन के बाद से ये वाकयात हुए हैं। उसमें सबसे पहले देखा जाए तो नॉर्थ वजीरिस्तान में एक अटैक हुआ हमारी आर्मी के ऊपर, जिसमें हमारे 6 आर्म पर्सनल जो है वो शहीद हो गए। फिर उसके बाद ग्वादर अटैक हुआ, ग्वादर पोर्ट पे अटैक हुआ जिसको हमारी आर्मी के बहादुर जवानों ने उसको नाकाम बनाया। उसके बाद आज सुबह देखा जाए तो आज सुबह पाकिस्तान नेवी की सेकंड जो लार्जेस्ट एयर बेस है PNF सदीक तुर्बत में, उसके ऊपर भी दहशतगर्दी का हमला हुआ है जिसमें हमारे जवानों ने उसको नाकाम बना दिया और उन तमाम दहशतगर्दों को जो है कैफे की दाह तक पहुंचा दिया। उसके बाद दोपहर को देखें तो दोपहर को अटैक हुआ है शांगला में। ये चाइनीज इंजीनियर्स थे जिनको चाइनीज शहरी बताया जा रहा है, वो उनकी गाड़ी थी, उनके ऊपर बारूद से भरी हुई एक गाड़ी ने खुद को हमला किया है जिसमें 5 चाइनीज और एक पाकिस्तानी अपनी जान की बाजी हार गए हैं। तो ये एक थ्रू आउट जो मुल्क में एक कैंपेन चलती नजर आ रही है। ये इन तमाम जो दहशतगर्दी के अटैक हैं इनकी जो जिम्मेदारी है वो तो BLA ने कबूल कर रही है। तो लेकिन अगर ओवरऑल इसको देखा जाए तो BLA को फंडिंग कौन कर रहा है? BLA को फंडिंग इंडिया कर रहा है। BLA को जो टोटल ग्राउंड लॉजिस्टिक्स हैं वो ईरान से मिल रही हैं। हम देखें तो कुलभूषण यादव जो है वो भी ईरान से पकड़ा गया था, ईरान में रहता था। ईरान इसमें बेशक हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रॉक्सी वार में उसका पूरा एक किरदार मौजूद है जिसको हमारी हुकूमत को, हमारी आर्म्ड फोर्सेस को पूरे तरीके से देखना होगा। एक और दहशतगर्दी की लहर भी है जो कच्चे के इलाके में डाकुओं ने चलाई हुई है। हमारे मुल्क के अंदर 30-40 किलोमीटर का एक एरिया है जो सालों साल गुजर गए हैं, शायद दहाइयाँ गुजर गई हैं, जिसको कभी भी हमारी हुकूमत या हमारी फोर्सेस क्लियर नहीं करवा सकी। और उनके पास देखा जाए तो उनके पास वो तमाम असलहा मौजूद है जो अमरीकी फोर्सेज अफगानिस्तान में इस्तेमाल करती थी। और सारे मीडिया पे वो देखते हैं लोग कि वो उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी हैं, उनके पास अब बख्तरबंद गाड़ियां भी आ गई हैं, उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स या एंटी एयर मिसाइल्स तक मौजूद हैं जो अभी तक खबरें आ रही हैं।
तो अभी उसको भी हम काउंटर नहीं कर सके। 30 40 50 साल हो गए हैं, वो कच्चे का इलाका जो है हमारे लिए इलाका गैर बना हुआ है, और उसने इस वक्त पूरे सिंध को जो है डिस्टर्ब किया हुआ है। उसमें हमारे जो इदारे हैं, अगर वो कहते हैं कि उनको नहीं पता, उनके पास इंटेलिजेंस नहीं है, तो उनकी बहुत बड़ी नाकामी है। देखें तो सिंध के जितने भी वडेरे हैं वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, जब भी ऑपरेशन होने लगता है वो उनको छुपा लेते हैं, वो बलोचिस्तान की तरफ निकल जाते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हम हमेशा ऑपरेशन का आगाज पंजाब की तरफ से क्यों करते हैं। हम पहले बलोचिस्तान को और जो अंदरून सिंध है उसको कॉर्डन ऑफ करके तब पंजाब से शुरू क्यों नहीं करते, ताकि वो भाग ना सकें। चले वो तो हमारा अंदरूनी मामला है किसी हद तक, लेकिन ये जो बैरूनी मामला है इसमें हम अभी तक इंडिया को दो टूक जवाब नहीं दे सके, और हम ये तक नहीं कह सके कि इसमें भारत मौजूद है। वरना बीएलए की इतनी हिम्मत नहीं है कि बीएलए को इतनी फंडिंग हो जाए, इतनी ग्राउंड फैसिलिटीज हो जाए कि वो एक एक दिन में इतने अटैक करे, इतनी कामयाबी के साथ करे और बाद में उसको तस्लीम भी करे। तो इसमें देखना पड़ेगा, हमारी आर्म फोर्सेस को फौरी तौर पर एक बहुत सख्त किस्म का ऑपरेशन करना चाहिए, बहुत ब्रूटल किस्म का, मतलब बगैर किसी जिसे हम कहते हैं ना सिंपैथी के, बगैर किसी नरम मिजाजी के। अदरवाइज ये दोबारा एक मुल्क जो एक पटरी पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। हम जब भी देखते हैं हमारी इकॉनमी कुछ बेहतर होना शुरू होती है या हमारी हुकूमत कुछ स्टेबल होना शुरू होती है, तो इस तरह की कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और इसको देखें तो जिस दिन से भारत ने वो अग्नि 5 का जो तजर्बा किया, ये उस दिन से ये कहानी शुरू हुई है। लेकिन हमारे जो अहले इक़्तिदार हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट वाले हों, चाहे वो सियासतदान हों, उनको आपस की खींचातानी ही ख़त्म नहीं हो रही, उनके आपस के स्यापे ही नहीं ख़त्म हो रहे अगर कहा जाए। उनको इस चीज़ का जो है वो एहसास ही नहीं है कि बलूचिस्तान हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 33% है, और ये इसमें देखा जाए तो किरदार तो शुरू की हुकूमतों का है। शुरू की हुकूमतों से लेके आज तक बलूचिस्तान को कभी किसी ने आबाद करने की जहमत ही गवारा नहीं की। हम तमाम पाकिस्तान का पैसा, तमाम वसाइल 3 बड़े शहरों के ऊपर, लाहौर, कराची और एक दो और आप कह लें, उनके ऊपर लगाते जा रहे हैं, और वहाँ पे आबादी कॉन्सेंट्रेट करते जा रहे हैं, वहाँ पे वेल्थ को कॉन्सेंट्रेट करते जा रहे हैं। यही वजह है कि देखें लाहौर में या कराची में सड़कों पर सड़कें बन रही हैं, लेकिन वहाँ पर रश कम नहीं हो रहा, वहाँ पर आबादी दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा मूव हो रही है। तो बेहतर था कि हम बलूचिस्तान के अंदर कम अज़ कम 70s के अंदर जब वहाँ पे अमनो अमान हुआ था, या 80s में जाके, तो तब हम वहाँ पे 10 या 12 बड़े शहर बसाते, पूरे पाकिस्तान से लोगों को वहाँ मूव करते। जिनके पास घर नहीं है वहाँ पे उनको घर देते, जिनके पास ज़मीनें नहीं है उनको वहाँ पे ज़मीनें देते। तो आज पाकिस्तान का ये 33% जो बेआबो गया और बेरान और बंजर है, ये कभी भी इस तरह का ना होता, कभी भी हमारे लिए दर्द असर ना बनता। अब अगर हम सोचना भी चाहें कि हमने वहाँ पे नए शहर बसाने हैं, तो जितनी दहशतगर्दी वहाँ पे है, हम गवादर को आज तक सिक्योर नहीं कर सके। गवादर जहाँ हमारी तमाम कंसंट्रेशन जो है वो हमारी आर्मी की है, जहाँ पे चाइनीज़ आर्मी मौजूद है, जहाँ पे हमारी पोर्ट मौजूद है, ये तुर्बत में हमारी सेकंड लार्जेस्ट नेवल एयर बेस है, जहाँ आज सुबह अटैक हुआ है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ सारे चाइनीज़ ड्रोन जो हैं वो तैनात हैं। वहाँ पे चाइनीज़ ड्रोन जो है जदीद किस्म के वो वहाँ पर मौजूद है, तो अच्छा खासा नुकसान हो सकता था। लेकिन बलूचिस्तान को ठीक करने का किसी का इरादा भी नहीं है, इरादा नजर भी नहीं आ रहा। आपने सी पैक बना दिया है, लेकिन अगर ऐसी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी तो वो सी पैक को इस्तेमाल कौन करेगा। तो दूसरी आ गई एक और दहशतगर्दी जो हम एज ए सिविलियन कर रहे हैं। हम मुल्क के अंदर बैठे हैं और वो भी दहशतगर्दी से कम नहीं है, वो है पतंगबाजी की दहशतगर्दी, वो है डोर कातिल डोर की दहशतगर्दी, जिसको हम लोग खुद सड़कों के ऊपर फेंकते हैं, और हम उसके ऊपर जरा सा भी एहसास करने को तैयार नहीं है। हम ये सोचने को तैयार नहीं है कि जिनके बेटे मर रहे हैं, जिनके बाप मर रहे हैं, जिनके शौहर मर रहे हैं, उनका क्या बनता होगा। अभी ये फैसलाबाद में जो 4 दिन या 2-3 दिन पहले एक वाकया हुआ है, वो तो आम बंदा तो उसको देख भी नहीं सकता, और वो पहला वाकया है जो शायद टीवी पे किसी कैमरे में कैप्चर हो गया, अदरवाइज तो पता भी नहीं चलता उसका। आज की बात है, शायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज गए हुए थे उनके घर में, अहले खाना से मिले थे। तो अब अहले खाना से मिलकर आप क्या कर लेंगे, आप उनको तसल्ली क्या देंगे, आप उनको 5-10 लाख रुपए से उनका बंदा वापस नहीं दे सकते। और अगर मुझसे पूछें, मुझसे क्यों पूछें, हमारी टीम ने इसको मिलकर एक दहशतगर्दी का नाम दिया है। ये पतंगबाजी की दहशतगर्दी है, और इसके ऊपर तमाम पतंगबाजों को, तमाम डोर बेचने वालों को, तमाम पतंगे बेचने वाले को, तमाम पतंगे उड़ाने वालों के ऊपर दहशतगर्दी के तहत दफा 307 का मुकदमा होना चाहिए, इक़दाम कत्ल का मुकदमा होना चाहिए, और इनके साथ इतना बुरा सलूक होना चाहिए कि इनकी नस्लें भी पतंग उड़ाने से जो तौबा कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वो हमें ये कहते हैं कि उनकी लॉजिक है कि देखें जी 20 साल या 30 साल पहले भी पतंगबाजी होती थी, तब लोग नहीं मरते थे, तो अब मरने शुरू हो गए हैं। तो अगर उसका एनालिसिस किया जाए तो 20-30 साल पहले पाकिस्तान में मोटरसाइकिल इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी।
पाकिस्तान में या साइकिल होती थी, बहुत कम लोगों के पास मोटरसाइकिल होती थी, बड़े शहरों में रोड्स का नेटवर्क नहीं था, रोड का नेटवर्क नहीं था। अब रोड्स बहुत अच्छी बन गई हैं लाहौर में, फैसलाबाद में या दूसरे शहरों में, तो वो बाइक जो पहले छोटे शहरों में स्लो चलती थी, बड़े शहरों में थोड़ी स्लो चलती थी, अब वो बाइक्स बहुत तेज हो चुकी हैं। एक तो बाइक्स बहुत तेज हो गई हैं, बाइक्स बहुत ज्यादा हो गई हैं। मुझे याद है कि 2005-6 में जब ये बहुत ज्यादा डोर के वाक़या शुरू हुए थे, अभी जैसे इन्होंने एक एंटीना लगाने का मशवरा दे दिया कि जी बाइक के आगे आप एक एंटीना लगाएंगे। इसका मतलब है कि पतंग उड़ाने वाले उड़ाते रहें, डोरें फैलाने वाले डोरें फेंकते रहें, लेकिन आपने उनको नहीं पकड़ना, आपने बाइक वाले को कह देना कि अपने बाइक के ऊपर एक एंटीना लगवाएं। मुझे याद है 2005-6 में ये काम शुरू हुआ था, तब हमने भी अपने बाइक्स पर लाहौर में एंटीना लगवाए थे कि डोर से बचें। अब ये कोई सोल्यूशन तो नहीं है ना। इसका मतलब है कि कातिल को आप कह दें कि भी तुम आजाद फिरो, और जिसने कत्ल होना है उसको कहो कि भाई तुम अपनी हिफाजत खुद करो, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें फौरी तौर पर जो है एक सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए। चंद पतंगबाजों को, पतंग बेचने वालों को, डोर बेचने वालों को इतनी सख्त सजा दें कि लोग आइंदा से पतंग का नाम लेते हुए भी डरें। बड़े सारे लोग हैं जिनको एतराज होता है जी बसंत हमारा एक त्यौहार है, बसंत हमारा त्यौहार नहीं है, और अगर त्यौहार है भी हमारा तो ऐसा कोई त्यौहार हमारा नहीं हो सकता, हम मुसलमानों का नहीं हो सकता, हम इंसानों का नहीं हो सकता जिसमें किसी की जान जा रही है। मैं देखूं तो महीना पहले की बात होगी या 1.5 महीना, तो फैसलाबाद में बहुत बड़ी तादाद में जो फैसलाबाद की एलीट क्लास थी उसने इस बसंत को मनाया था। सारी रात उन्होंने बसंतबाजी की थी, पतंगबाजी की थी। इसका मतलब है कि उनको इस बात का कोई एहसास नहीं है कि हम किसी की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं ना, आपने तो डोर फेंक दी, आगे किसी का नसीब है वो उसके गले में फिरे या ना फिरे, वो एक बात की बात है, लेकिन आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी कि जी हमने तो पतंग उड़ानी है, हमने डोरें फेंकनी है, कोई मरता है तो मरे। तो गवर्नमेंट को मेरी यही सजेशन है कि इस पे उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त करें, उनको उम्र कैद की सजाएं दें, उनके उनके कारोबार सीज करें, जो लोग इस काम में मुलव्वस पाए जाएं, पतंग उड़ाते हुए पकड़े जाएं या पतंग और डोर बेचते हुए पकड़े जाएं। ये डोर बहुत पुरानी है, धाती डोर, ये अभी की बात नहीं है। या अगर आम धागा भी जो होता है वो जब एक स्पीड में किसी को वो फैलता है तो वो उतना ही नुकसान देता है जितना धाती डोर। तो अभी तक सारा जो कॉन्सेंट्रेशन धाती डोर के इस्तेमाल के ऊपर है कि ये खत्म कर दें, दूसरी चलती रहे। बात वही है कि डोर पहले भी होती थी, पहले बाइक्स कम थी, पहले रोड्स अच्छे नहीं थे, तो वो कहीं ना कहीं बचत हो जाती थी। लेकिन अभी तो बाइक्स बहुत ज्यादा हैं, रोड्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि पहले बताया, तो वो स्पीड ज्यादा होती है तो वो पता भी नहीं चलता। फैसलाबाद वाले देखें, ये जो नौजवान, मैं तो शहीद कहूंगा बेचारे को, अपने घर से रोजी रोटी कमाने जा रहा था, किसी के घर का सहारा था और वो उसके साथ इतना बुरा हुआ है, उसको पहले 10-12 सेकंड शायद पता भी नहीं चला कि मेरी गर्दन कट चुकी है। मतलब उसकी स्पीड ज्यादा थी और डोर इतनी ज्यादा मजबूत थी। उसको 10-12 सेकंड के बाद एहसास हुआ उस दर्द का या उस कैफियत का, जब उसको सांस नहीं आया गालबन। तो इसमें गवर्नमेंट को वही कहेंगे कि नहीं, इस पे माफी नहीं होनी चाहिए, इस पे बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। आप उनके घर जाकर उनको चेक्स दे देंगे, उनको तसल्ली दे देंगे, अपने कैमरे से फोटोज बनवा लेंगे, तो उनके घर वाला वापस नहीं आने वाला। एक तीसरी दहशतगर्दी भी है जो हमारे मुल्क की अशराफिया कर रही है। अब आप कहेंगे कि हर किसी को हम दहशतगर्दी से जोड़ते जा रहे हैं, तो ये भी दहशतगर्दी है। अब जो एचएसएन का वाकया हुआ है, एचएसएन में प्रिंसिपल ने जो इस्तीफा दिया है, उसमें अगर देखा जाए तो वो सारे हकायक आपको मालूम होंगे, उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसको दहशतगर्दी कैसे कहेंगे कि जो आहत चीमा साहब हैं, जो कि अपने करियर के अंदर बहुत ईमानदार और बहुत फर्ज शनास साबित हुए हैं, और उनकी बेगुनाही भी उन पर साबित हुई है जितने भी उनके ऊपर केस थे। लेकिन अगर इस केस को देखें तो 3 साल पहले उनकी जो ट्रांसफर इस्लामाबाद हो गई थी, जब आपकी ट्रांसफर इस्लामाबाद होगी, आपके बच्चे वहां चले गए, एक नई जगह पढ़ रहे हैं, तो पिछले इदारे में आप सेमेस्टर क्यों फ्रीज करवा के जा रहे हैं, अपनी सीट क्यों फ्रीज करवा रहे हैं, आप किसी का हक मार रहे हैं। वहां पर किसी और के बच्चे को आना चाहिए था, लेकिन आपने कह दिया कि जी आप इसको फ्रीज कर दें, हम 2 साल 3 साल 4 साल के बाद आके दोबारा ज्वाइन करवा लेंगे। चले करवा लें आप, अगर करवाना ही था तो फिर अब उसकी फीस दें। ठीक है, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मामला है, उसमें सारी डिटेल सामने आ गई कि ये शिक जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने डाली थी, लेकिन उसमें बहुत से लोग हैं जो आज चीमा साहब को बेकसूर साबित कर रहे हैं कि चले उन्होंने तो कानून का फायदा उठाया, आप कानून बनाने वालों को पकड़ें, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है जिन्होंने ये बेसिकली कानून बनाया था। लेकिन एक इंसान खुद भी सोचता है यार कि जब मैं एक जगह से चला गया हूँ तो मैं पीछे क्यों अपनी निशानियां छोड़ के जा रहा हूँ, पीछे क्यों अपनी जगह फिक्स करवा के जा रहा हूँ। तो अब वो सारा मुद्दा जो है वो प्रिंसिपल साहब के ऊपर डल गया है। और दो कि वहां भी कुछ थोड़ा सा इश्यूज आ रहा है कि उनकी 40 लाख रुपए की तनख्वाह थी, वो साल में 100 छुट्टियां करते थे, और दूसरा ये कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था और वो इससे पहले 2 दफा इस्तीफा दे चुके थे। लेकिन ये सब कहानियां बाद की हैं। ये अशराफिया की दहशतगर्दी है। ये सिर्फ आज चीमा साहब का नाम नहीं ले रहा, जहां जहां भी ये एलीट क्लास मौजूद है वो हर शोबे के अंदर
ऐसे जो वाक़यात हैं वो करते हैं, इस तरह की कार्रवाइयाँ डालते हैं, इस तरह की वारदातें डालते हैं, हर तरह से फ़ायदा लेते हैं। तो एंड में हम वही करेंगे, नॉर्थ शोर लैब का जो है हमारा रोना धोना वो चलता रहेगा। हम हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से बहुत ज़्यादा अपील करते हैं कि नॉर्थ शोर लैब्स को फौरी तौर पर इंस्टॉल किया जाए, इसका फौरी तौर पर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। ये एक अवामी फलाह का मनसूबा था। मुझे हमारे एक बहुत काइंड लिसनर हैं जिन्होंने मुझे कल सजेशन दी थी कि वो वहाँ पे फ्री टेस्ट क्यों हो रहे हैं, वो फ्री नहीं होने चाहिए, वो तो हुकूमत के ऊपर बर्डन है। सर हुकूमत के ऊपर बर्डन जो अशराफिया का है $17 अरब सालाना का, हमें वो भी देखना चाहिए। ये लैब शायद इतनी महंगी नहीं थी, ये $17 अरब का खर्चा तो इसमें हरगिज नहीं है। इससे गरीब को ही फायदा होगा, इससे आम आवाम को फायदा होगा। और तो ये पहले भी फ्री नहीं थी, 2-2, 3-3, 4-4 सौ रुपए में टेस्ट हो रहे थे, जो इमरान खान साहब ने इसको बंद करने से पहले 900, 800 तक पहुंचा दिए थे, लेकिन वो भी रीजनेबल अमाउंट थी, वो भी काबिल बर्दाश्त थी। लेकिन अगर आप प्राइवेट लैब्स में जाएं तो कोई भी टेस्ट 3-4-5 हज़ार से कम तो होता ही नहीं है। तो उसमें हुकूमत से यही कहेंगे कि आप फौरी तौर पर नॉर्थ शोर लैब्स को वापस लेकर आएँ। बाकी अपने सुनने वालों को, अपने देखने वालों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक आप लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं, और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुद ब खुद मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।